हेलो दोस्तों, मैं धीरू आपको अपने YouTube चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्रिया। क्रिया में आज हमको पढ़ना है, दो क्रियाएं हम पढ़ चुके हैं और उसी के आगे हम पढ़ते हैं तीसरी नंबर। दो पढ़ चुके, तीसरा पूर्वकालिक क्रिया। आज हमें स्टार्ट करना है पूर्वकालिक क्रिया से। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? सर्वप्रथम पूर्वकालिक क्रिया को दो भागों में तोड़ते हैं। पूर्वकालिक पूर्व का अर्थ है पहले और कालिक का अर्थ समय, पहले समय। पूर्वकालिक क्रिया को दो भागों में विभाजित करते हैं, पूर्व और कालिक। तो पूर्व का अर्थ है पहले और कालिक का अर्थ है समय। इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा यहाँ से नोट करते हैं। इसकी परिभाषा है एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का होना पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा क्या है? पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का हो जाना, एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का होना पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मतलब एक क्रिया हुई नहीं है, उसके पहले से दूसरी क्रिया हो गई हो, एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया हो गई हो, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया हो गई हो, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया को दो भागों में विभाजित करते हैं, पूर्व प्लस कालिक। पूर्व का अर्थ है पहले और कालिक का अर्थ है समय। परिभाषा है एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का होना पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का होना पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि लिखिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखिएगा, मोहिनी हंसकर बात करती है। मोहिनी है ये, मोहिनी हंसकर बात करती है। दूसरा नंबर लिखिएगा, रोहन मार खाकर हंसता है। रोहन मार खाकर हंसता है। तीसरा लिखिएगा, रामू खाना खाकर पढ़ता है। रामू खाना खाकर पढ़ता है। रामू खाना खाकर पढ़ता है। तीसरा चौथा लिखिएगा,
सोहन बैठकर बात करता है। तो क्या है परिभाषा में, पूर्वकालिक क्रिया को दो भागों में विभाजित करते हैं, पूर्व प्लस कालिक। पूर्व का अर्थ है पहले और कालिक का अर्थ है समय। परिभाषा है एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का होना पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जिसके उदाहरण है, मोहिनी हंसकर बात करती है, रोहन मार खाकर हंसता है, रामू खाना खाकर पढ़ता है और सोहन बैठकर बात करता है। जिसमें मोहिनी हंसकर बात करती है तो एक क्रिया हो गई हंसकर, दूसरी क्रिया हो गई बात करती है, दूसरी क्रिया हो गई बात करती है। तो ये इसमें क्या हुआ, एक से अधिक क्रियाएं हैं, एक से अधिक क्रिया है। ये क्या हुआ इसमें, मोहिनी हंसकर बात करती है, मोहिनी बात करने के पहले हंसती है, मोहिनी बात करने के पहले हंसती है। ये क्या है, मोहिनी हंसकर बात करती है तो मोहिनी बात करने के पहले हंसती है। तो इसमें क्या हुआ, मोहिनी बात करने के पहले हंसती है। तो इसमें कौन सी क्रिया, इसमें कौन सी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। परिभाषा में देख लीजिए, एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का होना, एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का होना पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जिसमें से मोहिनी हंसकर बात करती है तो मोहिनी बात करने के पहले हंसकर हंसती है, मोहिनी बात करने के पहले हंसती है। तो उसमें कौन सी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। एक क्रिया के पहले दूसरी क्रिया का हो जाना पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे रोहन मार खाकर हंसता है, मोहन हंसने के पहले मार खाता है, मोहन हंसने के पहले मार खाता है तो वो मार खाने के बाद हंस रहा है, मोहन मार खाने के बाद हंस रहा है। तो इसमें क्या, दो क्रियाएं हुई, एक क्रिया होने के पहले, एक क्रिया के होने के पहले दूसरी क्रिया का हो जाना, एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का होना पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे रामू खाना खाकर पढ़ता है तो रामू खाना खाने की बात पढ़ता है, खाना खाने की बात पढ़ता है मतलब पढ़ने के पहले खाना खाता है, पढ़ने के पहले खाना खाता है। तो एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का हो जाना पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसमें कौन सी क्रिया, इसमें कौन सी क्रिया, तो दोनों में पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे सोहन बैठकर बात करता है, सोहन बात करने के पहले बैठता है उसके बाद बात करता है। तो क्या हुआ, मोहन बात करने के पहले, सोहन बात करने के पहले बैठता है तो ये बात करने के पहले बैठ जाता है, सोहन बात करने के पहले बैठता है। तो ये क्या हुआ, एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का हो जाना पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का हो जाना पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का हो जाना पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का हो जाना पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया को दो भागों में विभाजित करते हैं, पूर्वकालिक क्रिया और कालिक क्रिया। पूर्व क्रिया कालिक, पूर्व का अर्थ है पहले और कालिक का अर्थ है समय। मोहिनी हंसकर बात करती है तो मोहिनी बात करने के पहले हंसती है तो एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का हो जाना। रोहन मार खाकर हंसता है, मोहन हंसने के बाद मार खाता है, मार खाने के पहले हंसता है तो ये क्या, एक क्रिया के पहले दूसरी क्रिया का हो जाना। रामू खाना खाकर पढ़ता है, रामू खाना खाकर पढ़ता है तो रामू खाना खाकर पढ़ता है तो खाना पढ़ने के पहले खाना खाता है, रामू पढ़ने के पहले खाना खाता है तो एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का हो जाना पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। रामू खाना खाकर पढ़ता है और सोहन बैठकर बात करता है तो सोहन बात करने के पहले बैठता है, सोहन बात करने के पहले बैठता तो उसमें क्या, पहले क्रिया से पहले एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का हो जाना, एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का हो जाना पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का हो जाना पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का हो जाना पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि कहीं दिया हो, जैसे
क्रिया के अंत में, जैसे किसी क्रिया के अंत में कर दिया हो, किसी क्रिया के अंत में कर दिया हो, किसी क्रिया के अंत में कर दिया गया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे क्या कहा? किसी क्रिया के अंत में, किसी क्रिया के अंत में कर दिया हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। किसी क्रिया के अंत में कर दिया गया उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़कर, लिखकर, बोलकर, गाकर, पढ़कर, लिखकर, बोलकर और गाकर, रोकर, पढ़कर, लिखकर, बोलकर, गाकर, रोकर, हंसकर, ऐसे शब्द दिए गए हों, ऐसे शब्द हों जिसमें क्रिया के बाद में कर लगा हो। जैसे कर लगा है पढ़कर, लिखकर, बोलकर, गाकर, रोकर, हंसकर। जैसे क्रिया के बाद में कर लगा हो तो उससे कौन सी क्रिया? पढ़कर है, कर लगा है, कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। लिखकर है, कर लगा है लास्ट में, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। बोलकर, इसके अंत में भी कर लगा है तो पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। गाकर, इसके अंत में भी कर लगा है तो पूर्वकालिक क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। रोकर, इसके अंत में भी कर लगा है तो इसमें भी पूर्वकालिक क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। हंसकर, इसके अंत में भी कर लगा है तो पूर्वकालिक क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो मेरे कहने का मतलब है किसी क्रिया के अंत में, किसी क्रिया के अंत में कर लगा हो, किसी क्रिया के अंत में कर लगा हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया की ये छोटी सी पहचान, मतलब ये बहुत विशेषकर है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके से, कि इस तरीके से पहचान कर सकते हैं पूर्वकालिक क्रिया की। और परिभाषा तो है ही है, परिभाषा तो है ही है, एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का हो जाना पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे इनमें भी है, हंसकर, खाकर बात करता है, ये बैठकर, क्या इनके अंत में कर लगा है, इनके अंत में कर लगा है तो इसमें कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। पहचान है इसमें भी, एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का हो जाना पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और वहीं पर इसको भी ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट में, किसी क्रिया के अंत में कर लगा हो, किसी क्रिया के अंत में कर लगा हो तो पूर्वकालिक क्रिया। और किसी और परिभाषा क्या है? पहली क्रिया का होने से पहले दूसरी क्रिया का हो जाना पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और किसी क्रिया के अंत में कर लगा हो तो पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नोट करिएगा, तो नोट करते जाइएगा। चलते हैं चौथे नंबर में।
चौथे नंबर में लिखिएगा, चौथे नंबर में लिखिएगा सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? तो लिखिएगा सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। क्या है परिभाषा सामान्य क्रिया की? जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं में एक क्रिया होती है, जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है उसे पूर्व सामान्य क्रिया कहते हैं। जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह घर गया, वह घर गया, गाड़ी आई है, वह पत्र पढ़ता है, वह पत्र पढ़ता है। चौथा में लिखिएगा मोहित खाना बनाता है। अब इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें गया एक क्रिया है, आई एक क्रिया, पढ़ता है एक क्रिया, बनाता है एक क्रिया। तो इन वाक्यों में जिन वाक्यों में एक क्रिया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जिन वाक्यों में एक क्रिया हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह घर गया एक क्रिया, गाड़ी आई एक क्रिया, पत्र पढ़ता है एक क्रिया, मोहित खाना बनाता है एक क्रिया। इन वाक्यों में एक क्रिया है तो इसमें कौन सी क्रिया? इन वाक्यों में एक क्रिया है तो कौन सी क्रिया होगी? सामान्य क्रिया। जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। नोट करिएगा, जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा हो तो लाइक करते जाइएगा यारों। बस इतनी अपील हमारी है, वीडियो समझ में आता हो कि क्या पढ़ाते हैं, अच्छा लगता हो तो लाइक करते जाइएगा, बाकी आपकी मर्जी। अब क्या हुआ? सामान्य क्रिया हो गई, ये चौथी हो गई। अब पांचवी लिखिएगा। पांचवी क्या है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया इसको समझने योग्य है, इसे समझिएगा। इसके बाद तो सब एक दिन में कल की क्लास में क्रिया फिनिश हो जाएगी अपनी। आज कुछ बचेंगे, कल की क्लास में क्रिया फिनिश हो जाएगी। इसको समझिएगा, थोड़ा इसको समझिएगा।
जैसे परिभाषा लिखिएगा, दो या दो से अधिक प्रयोग, दो या दो से अधिक प्रयोग होने वाली क्रियाओं को, दो या दो से अधिक प्रयोग होने वाली क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या परिभाषा हो लिखी, दो या दो से अधिक प्रयोग होने वाली क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रयोग होने वाली क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रयोग होने वाली क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रयोग होने वाली क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखिएगा, दो या दो से अधिक प्रयोग होने वाली क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखिएगा, मीरा रामायण पढ़ने लगी। मीरा रामायण पढ़ने लगी है। दूसरा लिखिएगा, मुकेश का आना जाना लगा रहता है। मुकेश का आना जाना लगा रहता है। तीसरा लिखिएगा, राधा को पढ़ना चाहिए। तो क्या लिखी परिभाषा हमने, संयुक्त क्रिया की परिभाषा क्या, दो या दो से अधिक प्रयोग होने वाली क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मीरा रामायण पढ़ने लगी है, मुकेश का आना जाना लगा रहता है और राधा को पढ़ना चाहिए। तो क्या है, इसमें कितनी क्रियाएं हैं? मीरा रामायण पढ़ने लगी है, इसमें कितनी क्रिया, एक रामायण क्रिया और दूसरी पढ़ने लगी है। सॉरी, रामायण क्रिया नहीं है, ये तो कर्म कर रही है, कर्म। पढ़ने और लगी है, ये दो क्रिया, पढ़ने और लगी, लगता, लगे, ये सब क्रिया हैं। जैसे आना जाना लगा रहता है, तो एक से अधिक क्रियाएं हैं, तो कौन सी क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया। एक से अधिक क्रिया इसमें भी है, तो कौन सी क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया। जैसे ये है पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना भी एक क्रिया है और चाहिए भी क्रिया है, ये याद रखिएगा। राधा को पढ़ना चाहिए, तो इसमें एक से अधिक क्रियाएं हैं, जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं हैं, मतलब इसमें भी दो क्रियाएं हैं। तो क्या, कौन सी क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया होगी।
संयुक्त क्रिया क्या है? परिभाषा, दो या दो से अधिक प्रयोग होने वाली क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रयोग होने वाली क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रयोग होने वाली क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, दो या दो से अधिक प्रयोग होने वाली क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जहां मीरा रामायण पढ़ने लगी है, ठीक है, दो क्रियाएं हैं, तो कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया। आना जाना लगा रहता, ये चारों क्रियाएं हैं, दो से अधिक क्रियाएं हैं, दो या दो से अधिक क्रियाएं हैं, तो कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। राधा को पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना तो क्रिया होगी, चाहिए भी एक क्रिया है, तो इसमें कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया होगी। संयुक्त क्रिया की पहचान क्या है? दो या दो से अधिक प्रयोग होने वाली क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रयोग होने वाली क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रयोग होने वाली क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो 5 क्रियाएं हमारी संपूर्ण हुई। 5 क्रिया हमारी संपूर्ण हुई। 5 क्रियाएं हमारी संपूर्ण हुई। अब जैसे दिया होगा, जैसे संयुक्त क्रिया के अंतर्गत जैसे पूछा जाए संयुक्त क्रिया के अंदर पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रियाएं कितनी हैं? अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रियाएं कितनी हैं? जैसे पूछा जाती, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रियाएं कितनी हैं, तो क्या बताइएगा आप? कितनी होती हैं संयुक्त क्रिया? अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रियाएं 11 होती हैं। याद रखिएगा, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रियाएं 11 होती हैं। याद रखिए, पहले भी एक बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं, तो लिखिएगा 11 क्रियाएं हैं। लिखिएगा पहला नंबर अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रियाएं 11 हैं। पहला नंबर लिखिएगा, पहला नंबर आरंभ बोधक। दूसरा नंबर लिखिएगा समाप्ति बोधक या पूर्णतया बोधक। पहली क्रिया कौन? आरंभ बोधक, और दूसरी क्रिया समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। तीसरे नंबर में अनुमति बोधक। चौथे में अवकाश बोधक। पांचवें में लिखिएगा आवश्यक बोधक। छठवें में लिखिएगा अभ्यास बोधक।
अभ्यास बोधक, अभ्यास बोधक। सातवें में लिखिएगा, सातवें में लिखिएगा अभ्यास बोधक। छठवें में हो गया अभ्यास बोधक के बाद आएगा अपना निरंतरता बोधक, निरंतरता बोधक या निरंतरता बोधक या नित्याबोधक, नित्याबोधक। नित्याबोधक आठवें में। नित्याबोधक के बाद आती है अपनी इच्छा बोध, इच्छा बोधक। 9 नंबर में लिखिएगा सवित बोधक, सवित, सवित बोधक, सवित बोधक, सवित बोधक। 10 नंबर में लिखिएगा अवधारणा, बोधक या निश्चय बोधक, निश्चय बोधक। एक बची हमारी लास्ट, कौन सी बची? 11 नंबर में पुनरुक्त, पुनरुक्त क्रिया। तो ये 11 संयुक्त क्रिया के अर्थ के आधार पर 11 क्रिया हैं। ये अर्थ के आधार पर 11 क्रियाएं हैं। कौन कौन सी? पहली कौन है? आरंभ बोधक, दूसरी पूर्णतया बोधक, तीसरी अनुमति बोधक, चौथी अवकाश बोधक, पांचवी आवश्यक बोधक, अभ्यास बोधक छठवीं, और सातवीं नित्याबोधक, आठवीं इच्छा बोधक, और 9वीं सवित बोधक, 10वीं अवधारणा या निश्चय बोधक, और 11वीं पुनरुक्त क्रिया, पुनरुक्त क्रिया। अब कल हम इनके विस्तार पढ़ेंगे। कल इनके विस्तार छोटे छोटे हैं, तुरंत समझ में आ जाएंगे। ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ज़्यादा दिन में कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा इनको भी। ये 11 क्रियाएं हैं, संयुक्त क्रिया के अर्थ के आधार पर क्रियाएं, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रियाएं हैं। ये अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया। कल इनका विस्तार पढ़ेंगे, वो भी कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। ये कल की क्लास में दी एंड हो जाएगा, कल की क्लास में दी एंड हो जाएंगे इनका। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।